हाँ बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, साथ में NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी साइट। इसकी जो साइट होगी वो हो जाएगी ग्रेनल थाइलेकोइड। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, साथ में NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। प्रोसेस में दो फोटो सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम हो जाता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरे का नाम हो जाता है फोटो सिस्टम 2। अब हमें समझना है कि यहाँ पर दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। सपोज करो कि यह है फोटो सिस्टम 1 और यह है फोटो सिस्टम 2। लाइट एनर्जी आई दोनों पर। हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से समझने के लिए? फोटो सिस्टम 2 से। जब लाइट आएगी फोटो सिस्टम 2 के पास तो उसके रिएक्शन सेंटर में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होगा तो अपने रिएक्शन सेंटर से बाहर निकल जाएगा और इसको पहली बार लेने वाला होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है। ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है, उस पर है न्यूट्रल चार्ज। इलेक्ट्रॉन पाकर वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला। उसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अपने आप को क्या करना चाहेगा? स्टेबल। तो वो स्ट्रोमा में रखे हुए हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर कर स्टेबल हो जाएगा। और प्लास्टोक्विनोन को अब हम नाम दे देंगे प्लास्टोक्विनोल। इट इज़ अ रिड्यूस फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन का नेचर है आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F के पास, जिसके वजह से वापस PQ प्लास्टोक्विनोन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से उसका केमिकल कंपोजिशन अनस्टेबल हो जाएगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब वो प्रोटॉन को रख देगा कहाँ पर? ल्यूमेन में। इलेक्ट्रॉन चला गया आगे और प्रोटॉन चला गया ल्यूमेन में। साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से जाएगा वो फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 में भी क्या आ रही है? लाइट एनर्जी, जिससे वो आगे चला जाएगा FRS के पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। FRS मतलब फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और यहाँ से जाएगा वो FD के पास। FD मतलब फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन से वो चला जाएगा स्ट्रोमा साइड, जहाँ पर कौन रखा हुआ है? NADP+। यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा NADP+ के पास और NADP+ कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने देखा कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका रिएक्शन सेंटर खाली हो गया है, उसको फिर से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। अपनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा फोटो सिस्टम 2, और इस तरह से लाइट की प्रेजेंस में कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन और NADPH का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। PQ क्या करेगा? जितनी बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेगा और कहाँ डालता चला जाएगा? ल्यूमेन में। जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा, उसका लाइसिस होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है NADP+ के पास, और जो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो चले जा रहे हैं कहाँ पर? ल्यूमेन में। और इसी तरह से ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो चली जाएगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो वो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब हमने देखा कि जितनी बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि PQ कंटिन्यूअसली स्ट्रोमा से प्रोटॉन को डाल रहा है ल्यूमेन में, और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो उसके वजह से भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ती चली जा रही है।
इसी तरह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही है। क्यों? पीक्यू के कारण। और साथ में NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर भी NADP क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली स्ट्रोमा में रखे हुए हाइड्रोजन आयन को यूज़ करते हुए NADPH का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएगी और एक तरफ कम हो जाएगी, ल्यूमेन में बढ़ जाएगी और स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा और कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे। उनके जाने का एकमात्र जो जगह है, साइट है, वो क्या है, F0 पार्टिकल। F0 पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन श्याम करके निकलेगा हाई एनर्जी के साथ। प्रोटॉन F0 पार्टिकल से हाई एनर्जी के साथ निकलेगा, जिसकी वजह से F1 पार्टिकल में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, वो रोटेशन करने लग जाएगा। और उसी के आसपास कौन रखे हुए हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। उसके रोटेशन करने की वजह से ADP और IP आपस में बाइंड हो जाएंगे और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और हमने भी यही देखा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP NADPH2 का फॉर्मेशन होता है और जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहाँ पर हमें 2-3 बातें याद रखनी है कि ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कितने रीज़न हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्लास्टोक्विनोन। इसी तरह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होने के कितने रीज़न हैं, प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा में कम कर रहा है और ल्यूमेन में बढ़ा रहा है। दूसरा है स्ट्रोमा में कम होने का रीज़न NADPH2 का फॉर्मेशन होना। इस तरह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलता है और जो बनने वाले ATP और NADPH2 है, इनका यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बने रहें। थैंक यू।